गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग देख रहे हैं रोटेशन मीन्स लीनियर मोशन से आगे एक पॉइंट रोटेशन। यदि ये चैप्टर ना मिले बुक में तो दूसरा नाम लिखते हैं रिजिड बॉडी डायनामिक्स, दूसरा नाम। और नाम आते ही सबसे पहला जो टर्म मिला उसके बारे में बात करते हैं, रिजिड बॉडी। इफ separation between any two points do not vary due to external applied force, then the object is called rigid body. If separation between any two points do not vary due to external applied force, then the object is called rigid body. आप फोर्स लगाएं और पॉइंट ना बदले, किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ना बदले, तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो है उसे हम लोग रिजिड बॉडी कह देते हैं। जैसे यदि ये एक सॉलिड लेड बॉल है, इसे हम कह सकते हैं रिजिड बॉडी। बट चेन, जैसे कोई चेन आपने देखा रखा हुआ, तो इनके किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आप चेन मोड़ दो तो बड़े आराम से मुड़ जाने वाली है। तो चेन इज नॉट अ रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी किसे कहते हैं? जिनके मॉलिक्यूलों के बीच का सेपरेशन फिक्स हो, एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे बदले नहीं। तो दुनिया में तो आइडियल कुछ नहीं है, तो रिजिड बॉडी भी आइडियल नहीं है। एक लिमिट ऑफ फोर्स के लिए कोई ऑब्जेक्ट हमें रिजिड दिखता है, बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो टूट के बिखर जाएगा। तो अपने इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे रिजिड बॉडी की। ये ध्यान रखते हैं जिनके मॉलिक्यूलों के बीच का सेपरेशन फोर्स लगाने पे नहीं बढ़ेगा। सर आपने एग्जाम्पल में क्या लिखा है? सॉलिड लेड बॉल, और दूसरा बट चेन इज नॉट अ रिजिड बॉडी। सॉलिड लेड बॉल जो है, ये लेड मतलब ग्लास का कोई वो जो कंचे देखते हो, कंचे से खेलते हैं, या कोई लोहे का बॉल ले लो, नहीं तो हॉकी का बॉल ले लो। फुटबॉल लेने के लिए मना कर रहा हूं क्योंकि दबाने पे वो तो उसका मॉलिक्यूलों के बीच का डिस्टेंस बदल सकता है। टेबल टेनिस का भी बॉल ले सकते हो, लेकिन सर मैं तो इतना पावरफुल हूँ कि उसको भी दबा दूंगा, तो छोड़ देना, उसे मत लो। कोई ऐसा रिजिड जिनके मॉलिक्यूलों के बीच का सेपरेशन ना बदले। क्रिकेट के बॉल को ले सकते हो, वो नहीं कि वो छोटा ये वाला बॉल उठा लिया 10 रुपये वाला, कॉस्ट वाला। हाँ ठीक, चलो वेट करो, अगला पॉइंट देखो। टाइप ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। टाइप ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, पहला जो है ये ट्रांसलेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन कहते किसे हैं? तो कहानी में लिखूंगा नहीं। एक ब्लॉक है और इसे धकेल दिया आपने, चलते हुए देखा, तो ब्लॉक जब चलता हुआ जा रहा होगा तो ये पूरा ब्लॉक एक साथ ना एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। ऐसा थोड़े ना है एक पार्टिकल पहले पहुंच गया, दूसरा पार्टिकल सोच रहा है मैं भी जाऊंगा,
तीसरा पार्टिकल गया ही नहीं, अपने जगह पे बैठा रहे। तो सारे जो पार्टिकल होंगे, यदि उन सब के स्पीड एक जैसे हैं, वेलोसिटी वेक्टर एक जैसा है, सारे पार्टिकल जितने दिख रहे हैं सबका यदि एक जैसा वेलोसिटी वेक्टर है, तो ऐसे मोशन को हम कहेंगे ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेशनल मोशन। और इसी का दूसरा भाई आता है रोटेशनल मोशन। अब इसकी क्या खासियत है कि ये बॉल आपने देखा एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करते, तो इसके जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो सारे के सारे क्या सर्कुलर पाथ पे नहीं दिख रहे? तो रोटेशनल मोशन कहते हैं इफ each point of rigid body moving on circular path having their centers on an straight line, on a straight line or at a point, then the motion is called rotational motion. Rotational motion. And the line is called axis of rotation. Axis of rotation. रोटेशनल मोशन के लिए हम लोगों ने क्या देखा कि if each point of rigid body moving on circular path having their centers on a straight line or at a point, यदि कोई रॉड रोटेट करेगा, हो सकता है उनके सारे पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट पे हो, तो वो पॉइंट होगा सेंटर ऑफ रोटेशन, और उससे जाने वाला परपेंडिकुलर लाइन जो होगा प्लेन ऑफ मोशन के, वो होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ देखो, ये जो सब सारे सर्कुलर पाथ हैं, इन सबके सेंटर कहाँ पर मौजूद है? एक स्ट्रेट लाइन पे है, और ये जो स्ट्रेट लाइन पे है इसके लिए क्या नाम देंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो रिजिड बॉडी है पहली बात, उसके मोशन के टाइप की बात कर रहे हैं। यदि सारे रिजिड बॉडी के सारे पॉइंट का वेलोसिटी वेक्टर एक जैसा हो तो हम उसे ट्रांसलेशनल मोशन कहेंगे। और यदि सारे पॉइंट सर्कुलर पाथ पे और सबका सेंटर एक स्ट्रेट लाइन पे हो तो उन्हें हम कहेंगे रोटेशनल मोशन। और इसका एक तीसरा भाई होता है जनरल प्लेन मोशन। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, या ये क्या है को तुम पहले चित्र से देख लो। मान लो ये एक डिस्क है और ऐसे तुम उसे आगे बढ़ता देख रहे हो, रोलिंग डिस्क। तो क्या इसके सारे पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर एक जैसे हैं? नहीं। इसका मतलब ये ट्रांसलेशन नहीं है। और क्या सारे पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं? हमेशा ऐसा ही है या आगे भी बढ़ रहे हैं? इसका मतलब यहाँ तो दोनों है। दोनों है। इसका मतलब हम कहेंगे कि जनरल प्लेन मोशन में लिख देंगे कि इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन बोथ।
we can see the general plane motion as superposition of two separate motion. First, translation of center of mass, and second, rotation about center of mass. We can see the general plane motion as superposition of two separate motion. उनमें कौन से दो मोशन है? एक ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, और रोटेशन किसके अबाउट दिख रहा है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा है डिस्क, और सेंटर ऑफ मास आगे बढ़ रहा है। ऐसा जब है तो उसे हम लोगों ने क्या नाम दिया? जनरल प्लेन मोशन। तो आपने आज से पहले तक पढ़ा ट्रांसलेशन, आज पढ़ोगे रोटेशन, और कल फिर पढ़ोगे जनरल प्लेन मोशन, दोनों को इकट्ठा करके। सर्कल मतलब एक दिन में खत्म ना, टेंशन ना लो यार। कल माने मतलब आने वाले दिनों में, आने वाले किसी कल में, क्योंकि पहले रोटेशन पढ़ लेंगे फिर तो कंबाइन करेंगे। अभी अपना स्टेप क्या होगा कि ट्रांसलेशन कल तक पढ़ा हमने, अब आज रोटेशन पढ़ेंगे, और ये जब थोड़ा सा आइडिया कंप्लीट हो जाएगा तो आने वाले कल में दोनों को कंबाइन करके रोलिंग पढ़ेंगे या जनरल प्लेन मोशन पढ़ेंगे। फिर से बोलो, ये कैसे बना? सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है? एक के ऊपर लाके दूसरा रख दो, यही ना? या एक आइडिया है और वैसा ही दूसरा आइडिया कोई हो, दोनों इकट्ठा करो। तो ये इस डिस्क के बारे में हमने क्या कहा? ये कैसा मोशन है? जनरल प्लेन मोशन। और उसको किस नजरिए से देखने के लिए कहा? सेंटर ऑफ मास किधर जा रहा है बताओ तो? सेंटर ऑफ मास घूम रहा है या आगे जा रहा है केवल? तो क्या कर रहा है? तो ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देखो। और बोलो, क्या ये घूम भी रहा है? तो कहो हाँ, तो दूसरा लाइन पर हो, किसके रेस्पेक्ट में? सेंटर ऑफ मास के। तो यहाँ दोनों चीजें हैं, किसी एक ही की बात करोगे तो काम कंप्लीट नहीं होगा। आपको एनर्जी देखना होगा तो दो चीजें सोचोगे, ट्रांसलेशन भी रोटेशन भी। मोमेंटम देखना होगा, दो चीजें सोचोगे, ट्रांसलेशन भी रोटेशन भी। कुछ भी आप करोगे तो दोनों आइडिया मिक्स करोगे तभी काम बनेगा जनरल प्लेन मोशन में। अब क्या होगा ये तो चैप्टर जब बताऊंगा तब ना अक्ल लगाओगे। अभी क्यों कूद रहे हो? अभी हम लोग क्या सोचेंगे कि पहले क्या पढ़े बताओ? रोटेशन ना। रोटेशन मायने कब पढ़ाया? अभी कहाँ पढ़ाया? अभी तो डिफिनीशन लिखवाया है। तो रोटेशन पढ़ लेंगे, जिस दिन लगे कि रोटेशन अब मेरे समझ में आ गया, उसके अगले दिन 10 मिनट लगाएंगे, सुपर इम्पोज कर देंगे, सुपर पोजिशन वहां समझा देंगे कि मीनिंग क्या होता है। लाइन, इसका लाइन ऑफ एक्सिस भी मूव कर रहा होगा, सेंटर ऑफ मास से जाने वाला प्लेन के परपेंडिकुलर। यहां पर आप अब बात करिए काइनेटिक एनर्जी से पहले पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी का क्या सेंस है? ले, यहाँ पर एक स्फीयर है और ये रेफरेंस है ग्राउंड में रखा हुआ। रेफरेंस के रिस्पेक्ट में इस स्फीयर का आपको पोटेंशियल एनर्जी बताना है। तो एक काम करते हैं, इस पे तो ये जो सॉलिड स्फीयर है इसमें बहुत से पार्टिकल होंगे, तो मैंने एक पार्टिकल कह दिया mi और इसका कोऑर्डिनेट कह लिया xi yi, और ओरिजिन मैंने माना है यहाँ ग्राउंड पे, ये x और y देख लो। अब मुझे ये बताओ मैं एक पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखूंगा? तो ये ith पार्टिकल का फॉर ith पार्टिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? mi g yi। अच्छा, yi या xi? yi या xi? yi। अरे समझ में आया?
अब मुझे बताओ, यदि मुझे टोटल चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए? समेशन। समेशन माने इकट्ठा करना। तो जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है, इसमें समेशन MI/YI मुझे दिखने लगा इंटू जी। यदि समेशन MI/YI इंटू जी दिखने लगा तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, समेशन MI इंटू जी इंटू समेशन MI/YI अपॉन समेशन MI। मैंने समेशन MI से डिवाइड भी किया और समेशन MI से मल्टीप्लाई भी किया। अच्छा मुझे ये बताओ, समेशन MI क्या मास ऑफ द स्फीयर दे देगा? और ये आगे वाला क्या Y सेंटर ऑफ मास मिल गया? मिल गया या नहीं मिल गया? तो इसका मतलब रिजिड बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी देखना हो तो रिजिड बॉडी को पॉइंट मास की तरह उसके सेंटर पे इमेजिन कर लो, फिर जो पोटेंशियल एनर्जी आए लिख दो। ठीक है, तो टू राइट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए रिजिड बॉडी assume its total mass present at its center of mass as a point mass। आपको बस इतना सा काम करना है, ये कंसेप्ट सेट कर लो दिमाग में कि रिजिड बॉडी का मुझे पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, तो उसके हजारों लाखों मॉलिक्यूलों को नहीं देखना, उनके सेंटर ऑफ मास को देखना है और वहीं पर हम m मान लेंगे, ये m। और रेडियस यदि r है तो पोटेंशियल एनर्जी इस स्फीयर का कितना लिख देंगे? mgr। मतलब अकल ज्यादा नहीं लगाना है, रिजिड बॉडी एक बार लगाकर देख लिया और आगे के लिए ये हमने याद कर लिया कि जब हमें रिजिड बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी लिखना होगा तो हम उसके सेंटर ऑफ मास पर ध्यान लगाकर रखेंगे, और सेंटर ऑफ मास का जो हाइट है वो लेंगे, mgh लिख देंगे पोटेंशियल एनर्जी। आदित्य लिख लिया? अब मुझे बताइए, आपने यदि पोटेंशियल एनर्जी लिखना सीख लिया तो अब क्या लिखने का मन कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे सोचे? तो पहले तो मैंने फिर से ले लिया सॉलिड स्फीयर और आपने एकदम सबसे सिंपल आइडिया, जैसे फुटबॉल हो उसे घुमा दिया हो, और घूमेगा मतलब एक चक्कर लगाने, वहां एंगुलर वर्ड आ गया, एंगुलर वेलोसिटी हमने माना ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, एक चक्कर लगाने में एक ही जैसा टाइम लगेगा ना हर एक पार्टिकल को, चाहे एक्सिस के दूर हो या एक्सिस के नजदीक हो। पंखे का एक चक्कर लगेगा तो पंखे के ऊपर जितने मॉलिक्यूल हैं सबका एक चक्कर लगेगा। उसी तरह स्फीयर यदि घूमेगा तो एक थीटा एंगल, जी थीटा एंगल, यदि कोई एक पार्टिकल रोटेट कर रहा है तो वैसे बाकी सारे पार्टिकल भी रोटेट करेंगे। तो यहां अब मुझे बताएं आप कि कोई एक पार्टिकल मैंने फिर चुन लिया mi और इसका कोऑर्डिनेट है xi yi।
मैंने अब यदि आपसे कहा कि इसका पाथ कैसा होगा, तो क्या तुरंत याद आया इसका पाथ सर्कुलर होगा? और आपसे यदि मैं काइनेटिक एनर्जी लिखने के लिए कहूं, किसके लिए? फॉर ith पार्टिकल, तो कितना हो जाएगा? हाफ mi/vi²। लेकिन आप जानते हैं कि vi नहीं दिया गया, तो vi क्या होगा? ओमेगा ri, या vi हो जाएगा ओमेगा xi। सर ये मुझे नहीं पता। अरे देखो देखो, दिख जाएगा, दिख गया, ओमेगा xi दिखा या नहीं? अब मुझे ये बताइए, यदि मैं इनके xi के बदले ri ही रहने देता हूं, तो भी काम तो चल ही जाएगा। ऐसे हर एक पार्टिकल का ri होगा, यहां से एक्सिस के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो आपने इसके घूमते वक्त देखा कि इसका काइनेटिक एनर्जी क्या, तो टोटल स्फीयर का काइनेटिक एनर्जी कैसे पता चलेगा? समेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ith पार्टिकल, समेशन हाफ mi ओमेगा ri², समेशन हाफ mi ओमेगा ri²। या काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ, तो कांस्टेंट है, हटा लिया, समेशन mi/ri², इसको ब्रैकेट में लिया, और ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो उसको भी समेशन से कोई मतलब नहीं, वो हट गया। तो काइनेटिक एनर्जी हमने देखा हाफ i ओमेगा स्क्वायर, वेयर i इक्वल्स टू क्या हो गया? समेशन mi/ri², वेयर i इक्वल्स टू समेशन mi/ri², which is called moment of inertia of the object about its rotational axis। और यहां पर ri क्या है? डिस्टेंस ऑफ ईच mi फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस। ri क्या है? रोटेशनल एक्सिस से डिस्टेंस हर एक पार्टिकल का, और mi क्या है? पार्टिकल का मास। और ऐसे बहुत से पार्टिकल होंगे, तो समेशन mi/ri² क्या देगा? उसके लिए एक सिंबल दे दिया, कैपिटल आई। अब आपको यहां ये पॉइंट ध्यान रखना है, रोल ऑफ आई मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, in rotation is same as role of mass in translation। मीन्स आई का रोल वही होगा रोटेशन में, क्या होगा? वही होगा, क्या होगा? जो मास का है ट्रांसलेशन में। तो सर ट्रांसलेशन में मास का क्या रोल है? मास ज्यादा होगा तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा एक्सलेट करने के लिए। यदि मास ज्यादा होगा तो वो ज्यादा अपोज करेगा उसके स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने की जब आप कोशिश करेंगे। तो ये तो ट्रांसलेशन की बात हो गई। उसी तरह रोटेशन की बात करेंगे, यदि आप एंगुलर एक्सेलरेशन देना चाहते हैं तो आपको ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट को एंगुलर एक्सेलरेशन देने में, यदि ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन को आप बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। सर यहाँ एफर्ट क्या है? तो ट्रांसलेशन में जो रोल फोर्स का है, रोटेशन में वैसा ही रोल किसी को दिया गया है, जिसके बारे में आगे हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। अभी रुकते हैं, अभी हम केवल फोकस करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक फायदा, बेसिक डिफिनीशन क्या आ गया? I इक्वल्स टू समेशन mi
आर आई स्क्वायर। आई का बेसिक फॉर्मूला ये, क्या पिछला पेज नोट कर लिया सबने? सर एक मिनट दिखा दो। ये सर इसमें वी आई डब्ल्यू आर आई के बराबर कैसे होगा? फिर से बताइए। सर ये इसमें वी आई आपको ओमेगा आर सर्कुलर आई कैसे मोशन, होगा? सर्कुलर मोशन में बताया गया है। यदि कोई पाथ सर्कुलर पाथ पे चल रहा होता है, ठीक ना, तो उसका जो वेलोसिटी v, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, और रेडियस r में रिलेशन होता है। क्या वो रिलेशन याद है आपको? v इक्वल्स टू ओमेगा r होता है, ठीक है। और वो भी रिलेशन नहीं याद तो उसको भी याद दिलाने का मैं 2 मिनट बाद अगले पेज पे कोशिश करूंगा। सर ये पेज पहले आप लोग नोट कर लीजिए। सर रूल ऑफ इनर्शिया एक बार फिर से बता दीजिए। यहाँ पर चेक कर लीजिए, एक सर्कुलर पाथ और ये r रेडियस, पार्टिकल यहाँ से dt टाइम में थोड़ा आगे आ गया। ये डिस्टेंस आप क्या लिखेंगे? v dt। और ये क्या है? आर्क p से q तक का आर्क p q। और अब आप यहाँ एंगल देख रहे हैं तो ये कितना है? d थीटा। d थीटा को क्या लिखते हैं? ओमेगा dt। आप मुझे ये बताइए, ये पढ़ा है या नहीं? आर्क बाय रेडियस इक्वल्स टू एंगल। यस सर। तो ये v dt बाय r इक्वल्स टू, ये एंगल कितना है? एंगल है d थीटा। अब याद करिए, v dt बाय r इक्वल्स टू ओमेगा dt। ये dt कैंसिल आउट हो गया, v इक्वल्स टू ओमेगा r दिख रहा है आपको। एक आइडिया। नहीं तो ये जो है इसे ही आप डिस्प्लेसमेंट कह देंगे, इसे ही आप डेल्टा एस कह देंगे। तो डेल्टा एस आपको पता है v dt, और उसको ये v dt, और ये डेल्टा एस को आप ये भी लिखना जानते हैं r d थीटा। तो अब आप यहाँ r d थीटा यदि आप लिखते हैं v इक्वल्स टू डेल एस बाई डेल टी, डेल एस हो गया r d थीटा बाई डी टी, तो यहाँ से हो जाएगा r ओमेगा। तो v इक्वल्स टू r ओमेगा। इनको वेक्टर फॉर्म में यदि कभी लिखना होता है तो ऐसे लिखते हैं, v बराबर ओमेगा क्रॉस r। इसमें उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते, उनका पोजीशन v बराबर ओमेगा क्रॉस r में ओमेगा ही पहले रहता है और r बाद में। लेकिन जब हम शॉर्ट में केवल न्यूमेरिक वैल्यू देख रहे होते हैं तो v ओमेगा r लिख देते हैं, v r ओमेगा लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। लेकिन जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो जो वेक्टर जानते हैं वो ओमेगा का डायरेक्शन एक्सिस के लॉन्ग लेंगे ऊपर की तरफ, और r दिखाएंगे दूर की तरफ, तो ओमेगा क्रॉस r v का डायरेक्शन दे देगा। ओमेगा को r की तरफ रोटेट करेंगे तो v का डायरेक्शन आ जाएगा। ओमेगा आसमान की तरफ, r की तरफ उंगलियों को, राइट हैंड के फिंगर्स को रख के आसमान की तरफ, थंब को रखते हैं परपेंडिकुलर r और ओमेगा के, और v r की तरफ रोटेट करेंगे ओमेगा क्रॉस r, तो v हमें मिल जाता है डायरेक्शन के साथ। तो ये कभी कभार किताबों में दिखता है जिसमें केवल ये ऑप्शन पूछ लेता है कि v ओमेगा r में कैसा रिलेशन अप्रोप्रिएट है वेक्टर फॉर्म में, तो v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r। और बाकी कहीं न्यूमेरिकल में यूज में ये नहीं आता। जनरली वो v ओमेगा r लिख के आप काम चला रहे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। तो फिलहाल वापस पिछले पेज पे आ जाइए। पिछले पेज पे ये v इक्वल्स टू ओमेगा आर आई क्यों लिखा है, ये v आई इक्वल्स टू ओमेगा आर आई समझ में आ गया? अरे हाँ या ना बोल सकते हो आप लोग, कोई रोकेगा नहीं। हाँ ठीक है। तो आप लोगों को यदि ये v ओमेगा आर आई का कहानी पसंद आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। और अगले पेज पे हमने देखने की कोशिश की थी कि आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, समेशन एम आई आर आई स्क्वायर। और याद करो, अभी अभी आपने देखा फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में आई समेशन एम आई आर आई स्क्वायर, जहां लाखों पार्टिकल होते हैं तो समेशन का भाई प्रकट हो जाता है। समेशन का भाई कौन है? डीएम, ये इंटीग्रेशन, और डीएम आर स्क्वायर, वेयर आर इज डिस्टेंस ऑफ एलिमेंट्री बहुत छोटा सा मास dm from the axis of rotation, the axis of
रोटेशन, मतलब इंटीग्रेशन का एक फॉर्म आ गया, dm(r²) से आप इंटीग्रेट करके रिजल्ट तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। तो कलेक्शन ऑफ पार्टिकल होगा तो I के लिए ये फॉर्मूला, फॉर कलेक्शन ऑफ पार्टिकल, कलेक्शन ऑफ n फाइनाइट, कोई फाइनाइट है n, पॉइंट मासेस। यदि कलेक्शन है तो आप पहले पार्टिकल का लिख लो, दूसरे पार्टिकल का लिख लो, तीसरे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लो और सबको इकट्ठा कर दो। और आप कहते हो कि नहीं, कलेक्शन नहीं हो करके कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यदि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है तब क्या करना है हमें, तब हमें इसे फॉलो करना है, समेशन mi(r²) को, समेशन mi(r²) को फॉलो करना है। I = समेशन mi(r²) के बदले इंटीग्रेशन dm(r²) को फॉलो करना है, जहां r जो होगा एलिमेंट्री मास dm का एक्सिस से डिस्टेंस। पॉइंट मास का मतलब ऐसा मास जो बिखरा हुआ ना हो, छोटा सा मास, ठीक है। जैसे ये एक रस्सी लिया, धागा, और ये एक पॉइंट मास है m, और इसको घुमा रहे हो सर्कुलर पाथ पे, ओ के अबाउट, धागे के रस्सी का लेंथ है l, इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ के अबाउट लिखने को कहेगा तो कितना लिखोगे, ml²। एक ही पार्टिकल है, एक छोटा सा एग्जांपल ये था। और इसका दूसरा एग्जांपल इसका भाई है कि ऐसे दो पार्टिकल को धागे से बांध के घुमाने की सोच रहे हो, ये भी m और ये भी m, ये l, ये l, चलो इनको घुमाएंगे जब एक ही धागे से बंधे इनको सेंटर के o के अबाउट, तो I about o कितना हो जाएगा सिस्टम का, m1r1² प्लस m2r2² ml² प्लस m2l का स्क्वायर, कितना हो गया 5ml²। क्या पॉइंट मास से जान पहचान हो गई? और जिनके अभी भी जान पहचान नहीं हुआ हो, इसको ट्राई करके देख लो, 3 पार्टिकल घुमा के देख लो, 3 पार्टिकल को घुमा रहे ऐसे ओ के अबाउट, ये m, ये m, ये m, l l l, तो I about o कितना होगा इस एग्जांपल में, ml², पहले का तो ये, और दूसरे m का 2l रेडियस, और तीसरे m का 3l², कितना हो जाएगा, 3 3 9 4 13 1 14, 14 ml², I about o हो जाएगा। क्या प्रैक्टिस के लिए और 2-4 लिखवा दूं? अरे कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बोल लो, सर्कुलर पाथ पे सबको घुमा रहा हूं, तो कुछ घूमेगा, रोटेशन होगा तभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशन हो या रोटेशन की टेंडेंसी हो, और जिस एक्सिस के अबाउट घूमने वाला होगा उसी के अबाउट का ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाएगा। अरे कृतिम समझ में आ गया बालक? यस, तुम कहाँ सोचने में लगे हो, बड़ा सीरियसली सोच रहे हो, ठीक है सर आ गया। मत सोचो यार। देखो, अच्छा मैं बदलूं पेज क्या, 1 मिनट, अच्छा नोट कर। अरे बदल दूं पेज कि नहीं? सर बदल दो। यहां देख, आप मुझे ये बताओ, ये एक रिंग है, क्या है, रिंग, मास m, रेडियस r, और उसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम देखना चाहते हैं। ज्योमेट्रिकल एक्सिस का मीनिंग क्या होगा, सोचो तो,
सेंटर से गुजरने वाला और प्लेन के पैरेलल। यदि एक कील लगाओ रिंग के सेंटर से गुजरने वाला प्लेन के पैरेलल, सॉरी प्लेन के परपेंडिकुलर, तो उनको हम कहेंगे ज्योमेट्रिकल एक्सिस, जिसके अबाउट मास सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूटेड दिखे। तो आप यदि इसका ओ पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे? कितने पार्टिकल हैं पहले ये बता दो। बहुत सारे। इसका मतलब मुझे एक छोटा सा टुकड़ा चुनना पड़ेगा इसमें से, और कोई ऑप्शन बचा नहीं। ये लो, ये हमने चुन लिया डीएम। तो आप कैसे लिखोगे? समेशन एम आई आर आई स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हो, समेशन एम आई आर स्क्वायर, क्योंकि सबका डिस्टेंस एक जैसा है। ये हो गया एम आर स्क्वायर। ये मेथड 1, मेथड 1। और मेथड 2 में आपने आई नॉट कैसे लिखना देखा, इंटीग्रेशन डी एम आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन डी एम कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर के बदले में, सिंस आर इज आर। और आई नॉट कितना हो गया, आर स्क्वायर इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डीएम, ये 0 से m तक। अब बढ़ता गया ना, सारे डीएम 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 लेते जाओगे तो टोटल मास m, टोटल मास m। तो 0 से m ये कितना हो गया, आर स्क्वायर m, ये भी क्या हो गया, एम आर स्क्वायर। अरे सर फालतू का कैलकुलस लगा रहे हो, बिना कैलकुलस के तो कितना अच्छा मुझे पसंद आ गया है, और आप कैलकुलस दिखाने में लगे हुए हो। तो ठीक है, कोई एक पसंद आ जाए तो खुश हो जाओ। ये पहला वाला रिलेशन समझ में आ गया, पसंद आ गया। समेशन यस एम सर, आई आर पहला आई वाला आ स्क्वायर, गया। आर आई हो गया आर। आर क्यों? क्योंकि सारे पार्ट के लिए एक जैसे डिस्टेंस पे है ज्योमेट्रिकल एक्सिस से। तो ये कहलाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस। ऐसे लिखते हैं पूरा राम कहानी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग about its geometrical axis। or about an axis about an axis which is passing through its center, which is passing through its center and perpendicular to its plane। इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। मतलब आई अबाउट ओ सीधा सीधा हम देख रहे हैं एम आर स्क्वायर, लेकिन आई अबाउट ओ को जब एक्सप्लेन करेंगे तो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस व्हिच इज इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस, या उसको एक्सप्लेन करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट ए लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर which is perpendicular to its plane। ऐसा जो लाइन है उसके अबाउट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। दोनों में से कोई एक समझ में आ गया? पेज चेंज करूं क्या? Yes, sir. आप यदि इसमें ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो तो अगला वाला देखिए, शायद इसमें थोड़ा कंफर्ट मिले। ये है रॉड और उसके किनारे पर एक कील लगाया, और इसके अबाउट मैं रॉड को घुमाने के कोशिश में हूं। तो हम जिस रॉड का लेंथ L है और टोटल मास M है,
इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करना चाहते हैं। तो एक काम करो, इसके एल आर डिस्टेंस पे आ जाओ और यहाँ एक छोटा सा टुकड़ा लो। छोटा सा टुकड़ा कितने लेंथ का? डी आर लेंथ का। और उसका मास डी एम कैसे लिखोगे तुम लोग? तो m बाई एल इंटू डी आर से। सर ऐसे मैं थोड़े ना लिखूंगा, मुझे नहीं पता कैसे आप लिख देते हो। तो एल लेंथ का मास m है, तो 1 यूनिट का लेंथ का मास m बाई एल, तो डी आर लेंथ का मास m बाई एल इंटू डी आर। ये हो गया dm। अब मुझे ये बताओ, ये सर्कुलर पाथ इसका दिखा? dm का सर्कुलर पाथ कितने रेडियस का है? r रेडियस का। तो इस i अबाउट o जब लिख रहे होंगे, ये कितना हो जाएगा? dm r स्क्वायर और उसका इंटीग्रेशन। dm कितना लिख रहे होगे? m बाई एल इंटू डी आर इंटू आर स्क्वायर और उसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में r कहां से कहां तक बदलेगा? बहुत बढ़िया, 0 से l। पूछो क्यों? क्योंकि r का कम से कम वैल्यू 0, पहला पार्टिकल मिला, और r का अधिक से अधिक वैल्यू l, आखिरी पार्टिकल मिला, सारे आ जाएंगे इस बीच में। तो हमारे पास m बाई एल इंटीग्रेशन में बाहर आते दिखा r स्क्वायर डी आर, इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं r के क्यूब बाई 3, 0 से l तक, m बाई एल, एल क्यूब बाई 3 माइनस 0 क्यूब बाई 3, लोअर और अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख के बीच में माइनस साइन। ये कितना हो गया? m बाई एल, एल क्यूब बाई 3, m एल स्क्वायर बाई 3। तो रॉड का उसके किनारे के अबाउट घुमाने पर हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल रहा है, कितना मिल रहा है? m एल स्क्वायर बाई 3। अब इतना करते करते आप थक गए और आपने अगला क्वेश्चन कहा कि सर मैं ये क्यों बनाऊं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों कैलकुलेट करूं, और यदि मैं कैलकुलेट कर ही लूंगा तो मेरा क्या फायदा होगा? क्योंकि बिना फायदे के तो कोई काम करता ही नहीं है। तो अगला क्वेश्चन मैं पूछूंगा जिस क्वेश्चन को वही बना सकता है जिसको ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और यदि ये नहीं पता है तो कतई नहीं बना सकेगा। इसका मतलब फायदेमंद तो है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इसके बिना हिलेंगे ही नहीं। तो पहले यहां तक आई, किनारे के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया? ml स्क्वायर बाई 3। तो रॉड कोई भी हो, आप यदि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी जीवन में लिखेंगे एंड पॉइंट के गुजरने वाले एक्सिस के बाद जो रॉड के परपेंडिकुलर है, ml स्क्वायर बाई 3। तो ये एक बार डिराइव कर लो और फाइनली याद कर लो। और कुछ बच्चों के लिए सीधे याद ही कर लो, डिराइव तो कोई और कर लेगा। क्योंकि कैलकुलस जिनको थोड़ा ज्यादा डरा रहा हो, वो डिराइव ना भी कर पाओ तो भी रिजल्ट याद रखो, और कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास। सर मैं डिराइव यदि नहीं करूंगा, केवल याद कर लूंगा, तो 99% क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। और सर यदि मैं डिराइव करके याद कर, मतलब तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं और याद भी रखूं, तो 100% हो जाएंगे। अच्छा 1% ठीक है, तो छोड़ देता हूँ, नहीं याद डिराइव करूंगा। तो देखो एग्जाम में मान के मैं चलता हूँ, आपके याद वाले से काम चल जाने वाला है। 99.9% तक की गारंटी दूंगा, 0.1 रिजर्व रखता हूँ। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें डेरिवेशन आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर गड़बड़ है। आप याद तो एक लिमिट तक करोगे ना, जितने ऑब्जेक्ट का आपने याद किया उससे अलग कोई चेहरा नजर आ गया, तब आप करोगे क्या? तो फिर याद आएगा और ये कैलकुलस हुआ करता था। अरे था से तो नहीं, उसे हमें अप्लाई भी करना पड़ेगा। देखते हैं, फिलहाल पहले उस क्वेश्चन को देखते हैं जिसको आप देख के समझ जाएंगे, क्वेश्चन भी पसंद आ जाएगा और आप खुश हो जाएंगे, वाह शानदार क्वेश्चन है, लेकिन आंसर कैसे आएगा वही टेंशन देगा। देखो धागे में टेंशन है, यहाँ है स्ट्रिंग, ये है रॉड, और ये है ग्रेविटी ऐसे, और ये ओ पॉइंट पे हिंज है, कील है। रॉड इज फ्री टू रोटेट अबाउट ओ। और आप इतने अच्छे बच्चे हैं
जब आपको पता चल गया कि ये रॉड रोटेट करने के लिए फ्री है, तो सैलून गए और नाई से कैंची मांग के लाए और उस कैंची लेकर के इसे कट कर दिया धागे को। और जैसे ही धागा कट किया तो ये तो रॉड फ्री था रोटेट करने के लिए, क्या ऐसे ही हॉरिजॉन्टल रहेगा या भागेगा? और यदि ये नीचे भागेगा तो लोएस्ट पोजीशन पे भी कभी ना कभी आएगा, और यदि यहाँ आया तो इस आके क्या बैठ जाएगा या यहाँ घूमता दिखेगा आपको? बस इतना सा करना है कि ओमेगा बता देना है और रुक जाओ, इतने से भी मन नहीं भरेगा मेरा। और जिस मोमेंट पे ऐसा सिचुएशन है, उस सिचुएशन पे ये कील क्या करता होगा? रोकने का काम तो करेगा ना, कि कहीं गिर ना पड़े। तो ये कील कितना फोर्स लगा रहा है उस मोमेंट पर, हम ये भी जानना चाहते हैं। सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तो आपने एक सिखाया और क्वेश्चन दे दिया एक लंबा सा, ये भी बनाओ। कैसे बनेगा? पहले मुझे ये बताओ कि आपको ये पता जानकारी कहीं से मिली हुई है या नहीं कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या दिख रहा है या नहीं? तो उसके कारण क्या हो रहा होगा? गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितना हुआ? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जल्दी बता दो, कितना लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी? कितना? mgl/2। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास देखेंगे, पूरे रॉड को नहीं देखना है। किसको देखना है रिजिड बॉडी में? सेंटर को, सेंटर ऑफ मास को। कितना नीचे आया? तो l/2 नीचे आया। तो सेंटर ऑफ मास यदि l/2 नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस mgl/2। और हाफ mv² नहीं काम करेगा, इसका जुड़वा भाई कौन होगा? हाफ। m का जुड़वा भाई होता है I और v का जुड़वा भाई होता है ओमेगा। सर आप कह दोगे और मैं मान लूंगा, और ऑप्शन क्या है? आपको काइनेटिक एनर्जी लिखना सिखाया कैसे था? यही तो था, हाफ I ओमेगा²। लिख दो। और आप इतने अच्छे बच्चे हैं कि अभी अभी लिखाया और आपने याद भी कर लिया I कितना होता है रॉड का, ml²/3। सर इतना मत उम्मीद किया करो। अच्छा पिछले वाले को आप पेज पे देख लो और लिख दो, ये स्क्वायर भी गया, ये 2 भी गया, तो ओमेगा कितना दिखने लगा? √3g/L। खुश हो जाओ, आपने पहला सक्सेसफुल एप्लीकेशन देखा। सर वो स्क्वायर था, वो l² था। फिर से बोलो बालक। सर वो ml²/3 था, आपने ठीक तो लिखा है ये ml²/3, देखो तो। यस सर ठीक लिखा है। ओमेगा हो गया √3g/L। मुझे ये बताओ, आज से पहले ये क्वेश्चन बनता? मतलब जब केवल ट्रांसलेशन पढ़ के मैं ट्राई करता तो क्या हमसे बनता ये? नहीं। केवल ट्रांसलेशन ट्राई करके पढ़ बनाते तो ये तो बनता ही नहीं। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि मुझे नहीं याद हो, क्या मैं बना लूंगा? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमें याद करना ही पड़ेगा। अच्छा सर याद करना पड़ेगा, आपने बोला डिराइव तो नहीं करना पड़ेगा। अरे भाई कभी एक बार तो डिराइव करोगे तभी तो याद होगा। नहीं सर मैं तो बड़ा अच्छा बच्चा हूँ, याद कर जाऊंगा, तब भी काम चलेगा। बालक याद कर जाना, 5-10 एलिमेंट का कुछ खास एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद कर जाना। सर याद कैसे करते हैं? अरे हनुमान चालीसा पढ़ो, 10 दिन याद हो जाएगा, अगरबत्ती दिखा दिखा के। वैसे ही कॉपी पे लिख दो, 200 बार लिखो, याद हो जाएगा। हाथ को भी याद हो जाएगा, जब भी लिखोगे सही लिखेगा। अच्छा रॉड का किनारे के वर्ड ml²/3। आप यदि ढंग से लिखो कागज पे 10, 20, 100, 200 बार तो याद हो जाता है। कुछ बच्चों को एक बार में याद होता है, कुछ को केवल एक बार देखता है, लिखता भी नहीं है तब भी याद हो जाता है। तो हर एक की मेमोरी की अलग अलग कैपेबिलिटी है। इसके लिए मत दुखी होना बजरंगबली, मुझे ऐसा क्यों नहीं किया आपने। कुछ नहीं, आपकी भी अपनी एक कैपेबिलिटी है। 10 बार लिखो याद हो जाएगा। मुझे 25 बार लिखना पड़ता है, हो सकता है तुम्हें 100 बार लिखना पड़े। किसी को एक ही बार लिखना पड़ता है, कुछ को एक बार भी नहीं लिखना पड़ता है। तो सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी है। तो ये मत सोचना उसने एक बार में याद कर लिया तो मुझे भी याद हो गया होगा ना। आप अपने भरोसे रखो, अपनी कैपेबिलिटी देख लो कितने बार में याद होता है। सर ये याद करना क्यों जरूरी है? अरे नहीं याद करो यार, अगला क्वेश्चन फिर से गलत हो जाएगा। देखो
हाँ, अभी एक पार्ट बाकी था, वापस आओ। जब ये हम लिखेंगे, यहां एक कंसेप्ट देख लो, बहुत प्यारा कंसेप्ट। यहां एक कंसेप्ट देख लो, कंसेप्ट। We can write F equals to MA for center of mass of rigid body. We can write F equals to MA. तो रॉड पे तो बहुत से पॉइंट है, आप किसके लिए लिखोगे F equals to MA? तो सेंटर ऑफ मास के लिए। सेंटर ऑफ मास ऐसा पॉइंट होता है जो ऑब्जेक्ट पे लगने वाला सारा फोर्स वहीं लग रहा हो, ऐसे वो मूव करता है, और ऑब्जेक्ट के पूरे मास को उसी पॉइंट पे आप कॉन्सेंट्रेटेड देखते हो। तो ध्यान से सुनो, ये जो रॉड है, इस रॉड के सेंटर ऑफ मास को देखो, जहां रॉड का मास m है और इसका लेंथ ये L/2 और O के अबाउट ये घूम रहा है। घूमने वाला ओमेगा अभी अभी आपने डिराइव किया है √3g/L, ये आपके पास ऑलरेडी है। अब मुझे ये बताओ, यहां मोशन कैसा है, स्ट्रेट लाइन मोशन या सर्कुलर मोशन? फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड। और क्या इक्वेशन हम जानते हैं? F सेंट्रीपिटल इक्वल्स टू M इंटू A सेंट्रीपिटल। जानते हैं या नहीं? यहां आप सर्कुलर पाथ देख रहे हो, यहां फोर्स देख रहे हो F हिंज, यहां देख रहे हो एक mg, और सर्कुलर पाथ के कारण सेंट्रीपिटल एक्सलेशन सेंटर की तरफ देख रहे हो, और ये रेडियस दिख रहा है। तो जब आप आगे बढ़ोगे, F सेंट्रीपिटल सोचोगे, तो ये क्या हो जाएगा? F हिंज माइनस mg इक्वल्स टू MA सेंट्रीपिटल। F hinge equals to mg plus ma centripetal, mg plus m ओमेगा स्क्वायर r। ये सर ओमेगा स्क्वायर r कैसे लिख दिया आपने? या तो mv स्क्वायर बाय r होता है या m ओमेगा स्क्वायर r होता है, क्योंकि v बराबर ओमेगा r लिखोगे, ये ओमेगा स्क्वायर r हो जाएगा। अब मुझे बताओ, ओमेगा के बदले क्या लिखना चाहिए मुझे? mg प्लस ओमेगा के बदले 3g/L m के साथ, और इंटू r, r के बदले L/2। तो यहां चेक कर लो कितना आ गया, mg प्लस 3mg/2, 5mg/2। तो F हिंज कितना हो गया? F हिंज हो गया 5mg/2। ये अच्छे अच्छे बच्चे पूरा रोटेशन चैप्टर खत्म करने के बाद गलत करते हैं। आप पहले लेक्चर में सर क्यों बताते हो? क्योंकि आप यदि पहले सीख जाओ तो टेंशन मेरा कम हो जाएगा। नहीं सर, मेरा टेंशन बढ़ रहा है ऐसे ऐसे क्वेश्चन देख के। घबराओ मत, यहाँ आपके सारे फिजिक्स के अभी तक के चैप्टर का रिवीजन होने वाला है। देखो, सर्कुलर मोशन हम रिवाइज कर रहे हैं, NLM, सर्कुलर मोशन, ट्रांसलेशन, मतलब जो भी चैप्टर अभी तक पढ़ा, वर्क, पावर, एनर्जी, सब यहाँ रिवाइज होगा। बाद में मैं कहूंगा कि कभी यदि ऐसा लगे कि मैकेनिक्स का मुझे रिवीजन करना है, तो रोटेशन के 10 क्वेश्चन बना लो, सारे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि वो बनेंगे तभी जब सारे चैप्टर आपके दिमाग में कबड्डी खेल रहे हो। सर मेरे तो 1-2 चैप्टर रहता है, बाकी तो भाग जाता है। अरे कोई नहीं यार, धीरे धीरे वो सारे रहने लगेंगे, कोई नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, कोशिश करते रहना है अपने को। तो यदि गलती से ये समझ में आ जाए तो आप समझो कि रोटेशन, वाह क्या बात है, मैं भी सीख गया। और लगे कि नहीं समझ में आया तो लोकतंत्र बहुमत के साथ हो, क्योंकि बहुत के तो 3 साल में भी नहीं समझ में आता। तो आपके यदि एक दिन में ऐसे क्वेश्चन समझ में आए तो ये खुशी की बात ना, उससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात, समझ में आया क्या? यदि आए तो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत मतलब आपको बधाई कि आपके समझ में आया।
मेरा कुछ नहीं है इसमें। तो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीखा और इसको सीखने से फायदा क्या होगा ये देखा, तो आपके मन में ये विचार आ रहे होंगे कि सर एक दो ऑब्जेक्ट का और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव करके बता ही तो, क्या पता वो भी काम आए। तो ये है आपके सामने एक डिस्क, और डिस्क का उसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम देखना चाहते हैं, मास m और रेडियस r। तो ध्यान से देखिए क्या करते हैं, ये स्मॉल r डिस्टेंस पर जाकर के एक रिंग ढूंढ लाते हैं और इसको कहते हैं एलिमेंट्री रिंग। एलिमेंट्री रिंग, इस रिंग को बाहर निकाल करके देखते हैं, इस रिंग को बाहर निकाल के देखते हैं। फिर वो जो कैंची लाए थे अभी वापस मत करना नाई को, फिर से काट दो इसे और इसको फैला कर देखो इसका विड्थ कितना माना है आपने, r डिस्टेंस पे जाके कितने विड्थ का ये रिंग लिया, dr का। तो इसकी चौड़ाई है dr और इसका लेंथ है 2 पाई r। तो एरिया कितना हो गया, एरिया हो गया 2 पाई r इंटू dr। जब एरिया पाई r स्क्वायर है, जब एरिया डिस्क का पाई r स्क्वायर है तो मास है m। जब एरिया 1 यूनिट होगा तो मास होगा m बाई पाई r स्क्वायर। जब एरिया dA होगा तो मास हो जाएगा m बाई पाई r स्क्वायर इंटू dA, और इसी को कह देंगे dm, एलिमेंट्री मास dm। तो dm कितना हो गया हमारे पास, m बाई पाई r स्क्वायर इंटू 2 पाई r इंटू dr, 2 पाई स्मॉल r, 2 पाई स्मॉल r इंटू dr। तो ये हो गया हमारे पास dm। तो सर dm आपने क्यों कैलकुलेट किया, तो याद करो जहां कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते कैसे हैं, तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dm r स्क्वायर, जहां r होता है उस dm का डिस्टेंस एक्सिस से। और यहाँ पर तो आपने dm भी ढूंढ लिया है, कितना, m बाई पाई r स्क्वायर इंटू 2 पाई r इंटू dr, ये हो गया dm और साथ में r स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई और पाई कैंसिल आउट हो गया, ट्वाइस कैपिटल M बाई r स्क्वायर अलग रखो, r क्यूब का इंटीग्रेशन, और r का वैल्यू बदलेगा कहां से कहां तक, 0 से कैपिटल R तक, 2m बाई r स्क्वायर इंटू r4 बाई 4, ये हो गया mr स्क्वायर बाई 2। सर ये डेरिवेशन से अच्छा तो मुझे फॉर्मूला लग रहा है, बड़ा पसंद आया, तो फॉर्मूला याद कर जाओ। सर मैं डेरिवेशन ठीक से सीख गया हूँ, एग्जाम में डिराइव कर लूंगा, बड़े अच्छे बच्चे हो, फिर भी फॉर्मूला याद कर जाओ। फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, कंपलसरी है। आप भले ही बहुत अच्छा जानते हो डिराइव करना, फॉर्मूला नहीं याद रखना मतलब बेवकूफी। आपके पास भगवान ने इतना अच्छा मेमोरी दिया, इनफाइनाइट कैपेबिलिटी है उसकी, तो उसमें डालो ना इंफॉर्मेशन जो काम के है। पता चला हनी सिंह के अजीब से गाने याद कर लेते हैं और ये सिंपल सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं याद होता। बड़े बेवकूफ हो, गाने तो उसके समझ में नहीं आते मेरे, तुम लोग याद भी कर लेते हो। उससे अच्छा थोड़ा एक दो गाने हटा के सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेट कर दो, ठीक। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एकदम याद रहना चाहिए वैल्यू। हनी सिंह पागल हो जाए ऐसा mr स्क्वायर बाई 2। तो ये ध्यान रखिएगा कि हनी सिंह के एक गाने की जितनी मेहनत है आपकी, उससे कम मेहनत में सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद हो जाएंगे। आप कोशिश करें तो याद रखना जरूरी है। अब यदि आपको ऐसा लगे कि सर बाकी का भी डिराइव करेंगे तो सही सोच रहे हैं, लेकिन अब बहुत हो गया। ये देखो सॉलिड स्फीयर, हाँ पिछला वाला पेज चाहिए, ये लो। पहला रिंग, ये दूसरा, अभी एक रॉड आया और ये अब आया है ये डिस्क। पेज चेंज करूं, ये है सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चित्र बना के सीधे याद कर दो।
या डायमीटर के अबाउट कहते हैं या ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट कहते हैं, 2/5 m r²। उसी तरह एक होगा हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर यदि है तो इसको यदि रोटेट करता हूं मैं तो इसका याद रखिएगा 2/3 mr²। सर ये तो ज्यादा हो गया लगता है। हाँ, डिनोमिनेटर कम हो गया 5 से 3, तो ये वैल्यू ज्यादा इसलिए हो गया क्योंकि इसमें पार्टिकल सारे दूर हैं, जबकि सॉलिड में तो हर एक जगह पार्टिकल है। तो पास में होने के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा कम हो गया था, 2/5 mr², और वो है 2/3 mr²। I इक्वल्स टू अबाउट डायमीटर। कोई भी डायमीटर लोगे तो एक ही जैसा बिहेवियर होगा पार्टिकल का, वो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही होगा 2/5। डायमीटर जब बोलेंगे तो सेंटर से गुजरेगा ये वाला, वो सर्किल में भी गुजरता है ना डायमीटर सेंटर से, तो स्फीयर में भी गुजरेगा डायमीटर सेंटर से। अच्छा, वो बाद में समझ में आएगा अगले पेज पे, पहले यहाँ तक नोट कर गए। पेज चेंज करूं? सर एक यहाँ मिनट। देखिए, अरे 1 मिनट में जल्दी नोट करो यार। हो गया सर। चेक करो, ये है एक ट्रायंगुलर प्लेट। कैसा प्लेट है? ट्रायंगुलर प्लेट। कितने मॉलिक्यूल होंगे इस प्लेट पे? हाँ, ट्रायंगुलर प्लेट। अब इस प्लेट में आप एक बार क्या करते हो, यहां कील लगाते हो और इसके अबाउट घुमाते हो, और अगले बार क्या करते हो, वही ट्रायंगुलर प्लेट है लेकिन आपने कील वहां नहीं लगाई, आपने यहां इस पॉइंट के अबाउट कौन से, इस ब्लू कलर वाले एक कॉर्नर पे कील लगाकर घुमाना शुरू किया। मुझे बताओ I1 और I2 में कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा लग रहा है? तो सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे क्या पता, ये बताओ इसमें ज्यादातर पार्टिकल कहाँ है, एक्सिस के नजदीक या दूर? पहले वाले चित्र में, पहले वाले चित्र में अधिकतर पार्टिकल एक्सिस के नजदीक हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन के, या दूर? दूर। और दूसरे वाले पार्टिकल में क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के नजदीक है ज्यादातर पार्टिकल। और हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिफिनीशन क्या कहता है? समेशन mi/ri²। इसका मतलब हर एक पार्टिकल का मास और हर एक का डिस्टेंस का स्क्वायर, उसका प्रोडक्ट और उसका सम। तो यदि मॉलिक्यूल एक्सिस के नजदीक ज्यादातर हैं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जानी चाहिए? कम। तो I1 और I2 में कौन सा कम, कौन सा ज्यादा? तो I1 बड़ा, I2 छोटा। जहां एंगल बड़ा होगा वहां पर ज्यादा मॉलिक्यूल बैठे दिखेंगे, और जहां एंगल छोटा होगा वहां दूर में बिखरा होगा मॉलिक्यूल। तो छोटे एंगल वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा। जैसे आपके सामने एक ट्रायंगल होता जिसमें हम देख रहे होते ये 120 डिग्री, ये 10 डिग्री और ये 50 डिग्री वाला प्लेट। ये एक एग्जांपल जो ऊपर है, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम देखना चाहते हैं कौन से वाला सबसे ज्यादा, कौन से वाला सबसे कम। तीन में बारी बारी 10 से, वाला सबसे ज्यादा और 120 वाला सबसे कम। हाँ, तो इसमें हम लिख सकते हैं I 10 डिग्री वाला सबसे ज्यादा, और I 50 डिग्री वाला उससे कम, और I 120 डिग्री वाले कोने पे जो कील लगाएंगे वो सबसे कम। तीनों कील एक साथ मत लगा देना, डिस्क घूमेगा नहीं, एक बार में एक ही कील लगाना। या तो 10 डिग्री वाला, और पता चला तीनों लगा के सोच रहे सर ये तो घूम ही नहीं रहा, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाल रहे? तो एक ही कील लगानी है, तीनों में से कोई एक, और बारी बारी से चेक करना है। तो 10 डिग्री वाला सबसे ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि वहां एंगल छोटा होने से पार्टिकल चले गए हैं दूर, तो जिसके कारण मोमेंट डिस्टेंस ऑफ इंक्रीज। इनर्शिया।
आर इंक्रीज हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो गया। ओके, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की खासियत हुई ये एक्सिस के अबाउट मास कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं कि एक ऑब्जेक्ट है तो एक ही होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उस पर भी ये डिपेंड कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या ये मैं मान के चलूं कि थोड़ा सा रोटेशन के एक कंफर्ट शुरू हो गया बनना? बहुत बढ़िया। और अब एक लाइन जाते जाते आप बोलते हुए जाओ कि हम लोग जानते हैं लीनियर मोमेंटम होता है, था कुछ लीनियर मोमेंटम होता था कुछ, वो क्या लिखते थे? mv। तो यदि मैं आपसे तुक्का भेड़ने को कहूं एंगुलर मोमेंटम कुछ लिख के बता दो, मोमेंटम क्या हो जाता होगा? एम ओमेगा या आई ओमेगा? एम का रोल कौन निभा रहा है रोटेशन में? तो आई ओमेगा। काइनेटिक एनर्जी लिखा करते थे हाफ mv स्क्वायर। ट्रांसलेशन तो रोटेशन में क्या होना चाहिए? रोटेशन तो के हो जाता होगा हाफ एम का रोल कौन निभाएगा? आई ओमेगा स्क्वायर। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप सिमेट्री से चलो और याद रख सकते हो कि लीनियर मोमेंटम m इंटू वी, तो एंगुलर मोमेंटम m का रोल अदा करने वाला है आई और v का रोल अदा करने वाला है ओमेगा, आई ओमेगा। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। रोटेशन में देखोगे तो हाफ mv स्क्वायर से नहीं काम चलेगा, हाफ m का रोल आई, v का रोल ओमेगा करने वाला है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो सर ऐसे आप काम चला लोगे, डिराइव नहीं करोगे? मन होगा तो कर लूंगा, लेकिन किसी काम का नहीं है। याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अप्लाई करते वक्त दिमाग में तुरंत आए, क्योंकि बैठ के मैं डेरिवेशन में लगा पड़ा हूँ, किस एग्जाम में कोई काम नहीं आना। हाँ, डेरिवेशन कभी एक बार देख लेंगे यदि टाइम मिलता है तो मैं मान के चलता हूं कि आज का कहानी यहाँ तक आपके थोड़े बहुत समझ में आ गया। और इन सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आज आपके कॉपी पे आए हैं इनको याद कर लेना, आपके दिमाग में होने चाहिए। अच्छा, एक रॉड यदि है तो क्या उसके अलग अलग पॉइंट के अबाउट यही रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया या बदलेगा भी? तो कितने एक्सिस के अबाउट याद करोगे एक ही ऑब्जेक्ट के? सर ये तो लफड़ा है। ये अगले टर्न पे मैं हम विचार करता हूं कि कैसे इतने सारे एक्सिस का हिसाब रखा जाए, इसके लिए कुछ थ्योरम आएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।